मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है शेखावाटी का किसान आंदोलन। राजस्थान के आदिवासी और किसान आंदोलनों की श्रृंखला में शेखावाटी के किसान आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अखिल भारतीय स्तर के इतिहास लेखकों द्वारा राजस्थान के किसान और आदिवासी आंदोलनों की उपेक्षा हुई है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अखिल भारतीय स्तर का इतिहास लिखते हैं वे ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री लिखते हैं, जबकि राजस्थान के केवल अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को छोड़ करके संपूर्ण भूभाग विभिन्न रियासतों के अंतर्गत थे। तो जो रियासतों के किसान आंदोलन हैं और आदिवासी आंदोलन हैं, जिनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसे अगर हम मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे तो एक संपूर्ण इतिहास, एक समग्र इतिहास भारत का नहीं बनता। तो मैंने स्वयं राजस्थान पे जो काम किया, तो मेरी जो शुरुआत हुई काम करने की, सबसे पहले 1880 में मैंने पीएचडी की थी, और पीएचडी का मेरा टॉपिक था इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीजेंट्स इन द जयपुर स्टेट, erstwhile जयपुर स्टेट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1880 to 1949। तो जब मैं अपनी पीएचडी की स्टडी कर रहा था, तो उस दौरान मुझे जयपुर स्टेट के संदर्भ में शेखावाटी के किसान आंदोलनों संबंधी रिकॉर्ड नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में और स्टेट आर्काइव्स, राजस्थान स्टेट आर्काइव्स बीकानेर में उपलब्ध हुए, जिससे मुझे लगा कि यह एक आंदोलन है जो लंबे समय तक चला और इसका डीप रूटेड पॉलिटिकल इम्पैक्ट हमको दिखाई देता है। तो मैंने अपनी पीएचडी थीसिस में प्रेजेंट मूवमेंट्स करके एक चैप्टर रखा था, और वह चैप्टर पूरे जयपुर स्टेट में जितने भी किसान और जो आदिवासी और इसके अलावा जो दलित वर्गों के आंदोलन थे, उनको भी मैंने उसके अंतर्गत सम्मिलित किया। और जब मैं पीएचडी के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहा था, तो उस समय मुझे शेखावाटी के किसान आंदोलन पर बहुत सामग्री प्राप्त हो गई, जिसे मैंने उस समय इकट्ठा तो कर लिया, किंतु उसका समुचित उपयोग नहीं हो सका। इसका कारण ये था कि थीसिस का जो आकार था, उसमें एक अध्याय के अलावा कोई और व्यवस्था हो नहीं सकती थी। इसके बाद मैंने एक पुस्तक लिखी थी, पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान। तो जब पीजेंट मूवमेंट्स इन राजस्थान मेरी पुस्तक आई 1990 में, तो उस समय मैंने फिर एक अध्याय ही शेखावाटी के किसान आंदोलन पर रखा, तो मुझे तसल्ली नहीं हुई। तो मेरे 1992 में एक मेरी पुस्तक आई थी, सामंतवाद एवं किसान संघर्ष। ये सामंतवाद और किसान संघर्ष, इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न साधन अपनाने होते हैं, तो मैंने उसका कोई ऐसा प्रसार हो नहीं सका। लेकिन जो अध्येता थे उनकी नोटिस में ज़रूर ये पुस्तक आई, किंतु उस पुस्तक का कितना उपयोग हुआ और दुरुपयोग हुआ, ये तो मैं अभी इस वीडियो में नहीं बोलूँगा। लेकिन इस पुस्तक ने मेरे को शेखावाटी के किसान आंदोलन पर एक अच्छी जो है जानकारी, जब ये काम किया तो और प्राप्त हुई। इसी बीच 1992 में ही मेरी एक पुस्तक जो है आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास प्रकाशित हुई, और राजस्थान का जो आर्थिक इतिहास है, उसमें भी जो सामाजिक संरचना थी, जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक वर्गों के बीच संघर्ष था, उस सब को रेखांकित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो ये 1992 के वर्ष में मैंने काफ़ी काम इस पे किया। तत्पश्चात मुझे एक ऑल इंडिया जाट महासभा पे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। कारण ये था कि मैं नॉर्दर्न इंडिया के कास्ट एसोसिएशंस की स्टडी कर रहा था, और उस कास्ट एसोसिएशंस की स्टडी में मेरे सामने ये आया कि नॉर्दर्न इंडिया में जो ऑल इंडिया जाट महासभा, जिसका नाम आज ऑल इंडिया जाट महासभा है, पहले इसका ऑल इंडिया जाट क्षत्रिय महासभा था। तो ये जो जाट क्षत्रिय महासभा है, ये 1906-07 में उत्तर प्रदेश के इलाके में जो है मुजफ्फरनगर और के इलाके में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो विस्तार क्षेत्र था वो पूरे पंजाब में, ख़ास तौर पर जो वर्तमान में हरियाणा का क्षेत्र है उसकी ओर था।
और राज्यों हरियाणा से के एडजॉइनिंग एरियाज थे, पर्टिकुलरली the present districts of Sikar and झुंझुनू which were earlier part of जयपुर स्टेट। तो यहाँ तक इनका इम्पैक्ट दिखाई देता है। दूसरी बात क्या हुई है, वैसे तो घटना बाद की है, आंदोलन शेखावाटी में पहले शुरू हो जाता है, किंतु 1925 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष था, जिस साल पुष्कर में ऑल इंडिया जाट क्षत्रिय महासभा का वार्षिक अधिवेशन हुआ और उस वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता भरतपुर के जाट महाराजा किशन सिंह जी ने की। तो महाराजा किशन सिंह ने जाटों को उत्साहित करने के लिए समाज सुधार का नारा दिया, साथ ही साथ उनके क्षत्रिय ओरिजिन होने की बात भी उन्होंने कही। तो ये जो शेखावाटी का किसान आंदोलन है, अगर हम राजस्थान के समग्र किसान आंदोलन का अध्ययन करें तो यह पाते हैं कि यह बिजौलिया के किसान आंदोलन के बाद, क्योंकि बिजौलिया का किसान आंदोलन जो 1897 से आरंभ हुआ और वो जाकर के अबाउट 1933 के आसपास जाकर के वो ख़त्म होता है। तो लगभग एक सदी तक वो आधी सदी तक वो आंदोलन चला। और उसके बाद अगर कोई लंबा जो सस्टेन मूवमेंट है, जो टिकाऊ आंदोलन है किसानों का, तो वो शेखावाटी का किसान आंदोलन है, जो 1920 के आसपास, 1922 से तो एक्टिवली शुरू हो गया, बट 1920 से शुरू होकर के, और हम ये देखते हैं कि वो 1947 तक लगातार 27 ईयर्स। और ये वो पीरियड है जिस पीरियड में घटनाओं की दृष्टि से भारतीय इतिहास भरा हुआ है, क्योंकि ये वो समय है जब भारतवासी आज़ादी के लिए आतुर हो रहे थे, उनका संघर्ष तेज हो रहा था, और न केवल भारतीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विस्मयकारी घटनाएं हो रही थीं, जिनमें प्रथम विश्व युद्ध तो एक बहुत बड़ी घटना थी ही, लेकिन रूस की क्रांति का भी कोई कम महत्व नहीं था, जिसने विश्व इतिहास को लंबे समय तक प्रभावित किया। तो उस दौर में जब घटनाएं बहुत हैं, उस समय तक एक आंदोलन लगातार टिकाऊ रहे 27 साल तक, तो निश्चित तौर पर वो महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात जो शेखावाटी के किसान आंदोलन के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी धीमी गति से विकसित हुआ, किंतु इसने संपूर्ण राजस्थान की जो राजनीति है, उस राजनीति को आज़ादी के बाद भी प्रभावित किया, क्योंकि जो किसान नेतृत्व उभर करके आया इन आंदोलनों के माध्यम से, उस किसान नेतृत्व ने आज़ादी के बाद भी अपने किसान वर्ग के भलाई के लिए संघर्ष को भी निरंतर हथियार बना के रखा। वे केवल सत्ता प्राप्ति का साधन, वो सत्ता प्राप्ति में रुचि नहीं रख रहे थे, बल्कि निरंतर किसानों की जो भलाई है उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ का जो शेखावाटी जिसकी बात कर रहा हूँ, शेखावाटी वर्तमान में राजस्थान के 2 जिलों झुंझुनू और सीकर के अंतर्गत है। और ये जो नाम आया है शेखावाटी, ये शेखावत राजपूतों से आया है, जो शेखावत वहाँ लंबे समय तक शासक रहे, विभिन्न राजाओं के रूप में, ठिकानेदारों के रूप में, जागीरदारों के रूप में। तो जो एरिया है ये शेखावतों का एरिया है, रूल्ड बाई शेखावत राजपूत, तो इसलिए इसको शेखावाटी कहा गया है। और शेखावाटी बाद में नाम इतना लोकप्रिय हो गया और शेखावाटी के साथ इतनी चीज़ें जुड़ गई कि आज शेखावाटी को लोग, जो शेखावाटी के निवासी हैं, वो बड़े सम्मान गर्वपूर्वक बोलते हैं, भाई कहाँ के रहने वाले हो, जिला बाद में बताएगा, वो शेखावाटी पहले बोलेगा। तो ये जो शेखावाटी के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में जो विशेष जानकारी मैं आपको बताऊं, वैसे तो इसी श्रृंखला जो मैं ये अपना वीडियो बनाता हूं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, इसमें मैंने राजस्थान के पहले किसान आंदोलनों को तो मैंने अभी तक उन पर वीडियो बनाई हैं, जिसमें बेगू है, बूंदी है, बरड़ है, वही बूंदी का बरड़ का क्षेत्र, बिजौलिया है। इसके अलावा आदिवासी आंदोलनों को भी मैंने, जिसमें राइट फ्रॉम मेर विद्रोह है, ये सब मैंने अपने वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा कुछ वीडियो मैंने जागीरदारी व्यवस्था पे बनाए, कुछ मैंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर बनाए, भू राजस्व प्रणाली पर बनाए। उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं, व्यूअरशिप नहीं मिली, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि लोग कुछ बिंदुओं को याद करके राजस्थान के इतिहास से मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहते हैं, किंतु इतिहास केवल कुछ घटनाओं, कुछ बिंदुओं को रटने का विषय नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गंभीर विषय है। और इसकी एक समझ जब तक विकसित नहीं होगी तो ऐतिहासिक घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझना भी मुश्किल होता है। तो जो शेखावाटी का क्षेत्र है, इसकी विशेषता ये थी कि जब
यहाँ कोई भी जयपुर राज्य का नॉमिनल, ये समझिए, एफिलिएशन था इन एरिया का, लेकिन जयपुर राज्य का कोई खालसा क्षेत्र शेखावाटी में नहीं था। संपूर्ण शेखावाटी क्षेत्र विभिन्न बड़े ठिकानों और छोटी जागीरों के अंतर्गत ही था। और जो जागीरदार जो परंपरागत तौर पर अपने क्षेत्र के शासक होते थे, तो ट्रेडिशनली उनकी दो भूमिकाएं होती थी। एक भूमिका तो थी उनकी, बेसिकली देवर वार लॉर्ड्स, वो युद्ध के मुखिया थे, और उनको जो जागीरें मिली हुई थी वो उनकी जो सैनिक सेवाएं या उनकी जो सैनिक हैसियत थी, जो उनकी मिलिट्री वैल्यू थी, उसके बेसिस पर उनकी रैंक एंड फाइल बनी हुई थी। और वे जो युद्ध में शासक को सहायता करते थे, उसके मदद में अपनी सेना लेके पहुंचते थे, उसी के बदले उनको भूमि मिली होती थी। जो भूमि उनको मिली होती थी उस क्षेत्र के उन्हें संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। वे लॉ एंड ऑर्डर भी देखते थे, सुरक्षा भी देखते थे, और शासक की संपूर्ण शक्तियां जागीरदारों के पास थीं। किंतु 1818 में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद जागीरदारों की भूमिका बदलने लगी, और जागीरदार, दोज हु वर बेसिकली वार लॉर्ड्स, दे कन्वर्टेड इनटू लैंडलॉर्ड्स ओनली। तो वो केवल भूस्वामी ही बना दिए गए। उनका जो युद्ध का काम था, सेना का काम था, उससे उनको अलग कर दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि उनको ये एहसास भी करा दिया गया कि देयर वेरी एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन द गुडविल ऑफ ब्रिटिश पावर। तो अब ये स्थिति हो गई, चाहे राजाओं की हो चाहे जागीरदारों की हो, कि वे जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी परंपरागत तौर पर थी, जो मर्यादाएं जो उसका वो पालन कर रहे थे, उसको भुला बैठे, क्योंकि अब उनको अपने एग्जिस्टेंस के लिए जनता पर निर्भर नहीं बल्कि गौरांग प्रभुओं पर निर्भर करना था। तो उनकी जो है भूमिका बदल गई, और जो व्यवहार और जो संबंध अपनी रियाया के साथ थे उनमें भी तनाव आने लगा। तो मैं अधिक समय इस पर ना लेकर मुख्य विषय पर आऊँगा कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से शेखावाटी में इतना लंबा चलने वाला टिकाऊ किसान आंदोलन उत्पन्न हुआ। उसको पैदा होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, वो इतना, भूस्वामित्व का जो सवाल था, तो जो किसान था उसकी डिमांड ये थी कि उसको पूर्ण भूस्वामित्व प्रदान किया जाए, या ये कहें कि लैंड टू द टिलर्स की बात शुरुआत से चली आ रही थी। इसके अलावा भू राजस्व में समय समय पर वृद्धि होती रहती थी, और वह वृद्धि किसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड नहीं थी, भाई उत्पादन अच्छा हो रहा है या कुछ एग्रेरियन कंडीशंस इम्प्रूव हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि वो जैसी जैसी आवश्यकताएं होती थी तो जागीरदार अपना राजस्व, क्योंकि राजा बढ़ाते थे, जागीरदार बढ़ा देते थे, क्योंकि जागीरदारों की जो सैनिक सेवाएं थीं उनको भी नकदी में परिवर्तित कर दिया गया। अब वे सैनिक सेवा देने के बदले अपने जो ओवरलॉर्डशिप ऑफ देयर किंग है उसको वो वार्षिक राशि देने लगे, और वो वार्षिक राशि में अगर वृद्धि होती है, निश्चित तौर पर किसान पर भी वृद्धि होगी। तो अंग्रेजी संरक्षण में मैं ये कहूँगा, जो सामंत जो शासक थे, वे शासक कम शोषक ज़्यादा होते गए। इसी से जो है जो सामाजिक एक बैलेंस था, तो वो इम्बैलेंस, एक जो इक्विलिब्रियम होता है वो डगमगाने लगा, बैलेंस डगमगाने लगा। तो एक तो यही कारण है। दूसरा क्या हुआ है कि कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय घटनाएं थीं जिनसे शेखावाटी के किसानों को प्रेरणा मिली, और वे संगठित होकर के जो भी उनको लग रहा था उनके अधिकारों के लिए और अपनी समस्या के समाधान के लिए वो आंदोलन पर उतारू हुए। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में विस्तार से नहीं कि बिंदु के रूप में जान लें कि एक तो प्रथम विश्व युद्ध भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में एक जानकारी और दे दूं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में राजस्थान के सैनिक जो ब्रिटिश फौजों में काम करते थे, और वैसे भी जो शेखावाटी का क्षेत्र है, इसमें जो इस आंदोलन के अगुआ रहे वो मुख्य रूप से जाट जाति के लोग रहे। उसका कारण ये था, एक तो अल्पसंख्य किसान जाट ही थे। दूसरा क्या हुआ है, जाट रेजिमेंट जो वैसे तो 1795 से ही आरंभ हो जाती है, और उस जाट रेजिमेंट को बड़ा महत्व अंग्रेजों की ओर से दिया गया कि अंग्रेजों ने जाटों को एक योद्धा और एक कुशल और मेहनती किसान के रूप में पाया, और उन्होंने देखा कि ये इट इज़ ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वालिटीज़ विच आर एसेंशियल फॉर ए स्टेट। तो उन्होंने देखा राज्य के लिए सबसे उपयोगी ये है। और आप आश्चर्य करेंगे, खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो
पहले नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। यहाँ के कमिश्नर थे विलियम क्रुक। उस विलियम क्रुक ने एक किताब लिखी और उस किताब 1897 वो किताब प्रकाशित हुई और उस किताब के फ्रंट पेज पर हल्दर किसान का चित्र 1897 में हल्दर किसान का चित्र उन्होंने छापा। तो ये जो जाट कम्युनिटी है इसके प्रति अंग्रेज़ों को कुछ खास लगाव ऐसा लगता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि था ही। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो शेखावाटी क्षेत्र के सैनिक थे जो युद्ध में लड़ने गए, तो उनको जो एक अंतर्राष्ट्रीय चेतना उनको मिली, जब वो लौटे तो उन्होंने उस चेतना से ओतप्रोत होकर के अपने क्षेत्र में और अपने जो कम्युनिटी पीपुल हैं उनके अपलिफ्टमेंट या एमेंसिपेशन के लिए काम करना शुरू किया। दूसरा क्या है कि 1917 की रूस की क्रांति, जिसने संपूर्ण विश्व में किसान, मजदूर और मेहनतकशों को यह संदेश दिया कि वे अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं और जो परंपरागत राजतंत्र है उसका खात्मा कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा एक प्रभाव इसका रहा। दूसरा क्या हुआ है कि ब्रिटिश इंडिया में, क्योंकि गांधी जी 1916 में भारत में पहली बार ये जो लखनऊ में जो सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, उसमें पहली बार वो कांग्रेस के मंच पर आए और उसी के बाद वो चंपारण में उनको इनवाइट किया गया। राजकुमार शुक्ल जो नेता थे, वहाँ एक आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने जो चंपारण का आंदोलन बिहार में और खेड़ा का आंदोलन गुजरात में जो लीड किया और उसमें जो सफलता मिली, उससे भी किसानों को प्रेरणा मिली। इसके अलावा जो 1920 का असहयोग आंदोलन था, उसमें सीधे तौर पर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई थी। तो जितने भी पीड़ित वर्ग थे समाज के, उन्होंने देखा कि सत्ता को चुनौती संगठित होकर के, निशस्त्र होकर भी, अहिंसा के माध्यम से भी दी जा सकती है। और इसके अलावा जो स्थानीय कारण जिसे हम कहें, स्थानीय जो प्रेरणा का स्रोत, वो बिजौलिया का किसान आंदोलन था। और बिजौलिया का किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान तो अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया और उसे आंशिक सफलता भी मिली। उसके प्रभाव में जो अन्य आंदोलन, खासतौर पर बेगू का आंदोलन जो हुआ, बेगू के आंदोलन में उनको सफलता मिली और उसका विस्तार फिर बूंदी के इलाके तक होता चला गया। तो जो बिजौलिया किसान आंदोलन है, ये एक प्रेरणा का स्रोत बना। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जो आपके बिजौलिया के जो नेता थे, उनमें एक नेता रामनारायण चौधरी भी थे। रामनारायण चौधरी के बारे में पहले लोग भ्रमित थे। रामनारायण चौधरी जाट जाति से नहीं थे। रामनारायण चौधरी बनिया जाति से थे, अग्रवाल थे, किंतु वे इन जाति की संकुचित जो व्यवस्थाएं, उनसे बहुत ऊपर उठे हुए व्यक्ति थे और अंतर्राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थे। तो उन्होंने अपना जो ये जो बिजौलिया में सफलता मिली, तो मूल रूप से रामनारायण चौधरी सीकर स्टेट, मतलब सीकर जो ठिकाना था, उसमें ही नीम का थाना के मूल रूप से निवासी रहे और वहीं से वो अजमेर गए। उनके पिताजी सीकर ठिकाने में कामदार के रूप में भी काम कर चुके थे। वो कोई ऐसा नहीं कि इसकी वजह से उन्होंने आंदोलन किया, बल्कि सीकर उनसे परिचित भी था और उन्होंने देखा कि सीकर में जो कंडीशंस हैं किसानों की, वो ऐसे हैं कि उनको का आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। तो उन्होंने जो है अपने रामनारायण चौधरी ने खास तौर पर सीकर की तरफ ध्यान दिया। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिससे शेखावाटी के किसान आंदोलन के बारे में कुछ शुरुआत हुई। और एकदम जो लोकल स्तर पर वहाँ घटना हुई है, वो अगर हम देखें, अगर शेखावाटी के जन आंदोलनों के इतिहास पढ़ें, तो पहला जो ज्ञात आंदोलन है वो 1920 में ही असहयोग आंदोलन के प्रभाव में एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में और विदेशी के बहिष्कार के रूप में और अहिंसावादी आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ। ये था चिड़ावा सेवा समिति का आंदोलन 1921 में। चिड़ावा सेवा समिति, अब चिड़ावा जो कि जुनून डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा कस्बा है, तहसील भी है, सब डिवीज़न भी है, तो वहाँ ये जो संगठन बना चिड़ावा सेवा समिति, इसके माध्यम से स्वदेशी वस्त्रों की को अपनाने, विदेशी के बहिष्कार करने, शराब की दुकानें बंद करवाने एवं जागीरदारों के आदेशों की अवहेलना करने संबंधी एक उदारवादी आंदोलन चलाया। चिड़ावा उस समय खेतड़ी ठिकाना या खेतड़ी के राजा के अंतर्गत था, जो जयपुर के अंतर्गत था। तो खेतड़ी के जो राजा द्वारा चिड़ावा सेवा समिति का दमन शुरू किया गया और वहाँ से 44 स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उनको पैदल ही खेतड़ी
35-40 मील दूर है, वहाँ तक उनको पैदल लाया गया और उनको जेल में डाल दिया। उस समय अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया मारवाड़ी ट्रेडर्स एसोसिएशन जो थी, उसके अध्यक्ष ताराचंद डालमिया थे और ताराचंद डालमिया स्वयं चिड़ावा के निवासी थे। तो उनकी मध्यस्थता के बाद जो है उनको बंदियों को मुक्त किया जा सका। तो ये पहला आंदोलन था। और जब हम किसान आंदोलन की, क्योंकि वो किसान आंदोलन नहीं था कि जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों के लोग संयुक्त थे। तो जो सीकर और शेखावाटी के जो किसान आंदोलन की हम बात करते हैं तो कुछ लोग उसको अलग अलग कर लेते हैं, कुछ सीकरवाटी और शेखावाटी, लेकिन मैं अपने जो वीडियो बनाया उसमें भी अलग अलग बात की है, किंतु ये आंदोलन एक ही है। अब जैसे हम सीकर की बात करें, सीकर तो अपने आप में एक ठिकाना था, लेकिन सीकर के अंतर्गत जैसे खंडेला है, दाता रामगढ़ है, और भी अनेक ठिकाने हैं, जो अजीतगढ़ है, बड़े ठिकाने थे। तो यहाँ की जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सीकर और शेखावाटी के अन्य ठिकानों के नाम पर जो झुंझुनू के इलाके हैं, खासतौर पर मंडावा है, ढूंढलौद है, बिसाऊ है, नवलगढ़ है, हिरवा है, इन ठिकानों में भी आंदोलन हुए हैं। तो मैं जो इसके आज अभी जो बात करूंगा इसमें प्रथम चरण में, क्योंकि औपचारिक तौर पर किसान आंदोलन की शुरुआत सीकर ठिकाने से होती है, तो यूं करके शेखावाटी के किसान आंदोलन का अग्रणी आंदोलन सीकर का ही किसान आंदोलन है। और ये घटनाक्रम इस तरह से होता है कि 28 जून 1922 को सीकर ठिकाने के राव राजा माधो सिंह की मृत्यु हुई। उनके पश्चात उनके भतीजे ठाकुर कल्याण सिंह 36 वर्ष की आयु में सीकर के राव राजा बने। और जो कल्याण सिंह थे वे राजकुमार के रूप में उनका पालन पोषण नहीं हुआ था, तो उनकी ट्रेनिंग भी शासन के लिए नहीं थी। एक स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें उनको यह पद मिला। तो उन्होंने आते ही जो अपने गद्दी बैठे तो सलाहकारों के मदद से उन्होंने जो अपने जो पूर्वज थे जिनके उत्तराधिकारी बने, उनकी मृत्यु संस्कार और अपनी गद्दी नशीनी के समारोह में इतना अधिक राशि व्यय कर दी कि ठिकाने की ओर से सीकर के किसानों की जो राजस्व था उसमें 1.25 गुने से 1.5 गुना वृद्धि कर दी। तो एक साथ 1.25 गुनी या 1.5 गुनी वृद्धि होते ही किसान इससे भड़क उठे और किसानों ने भू राजस्व की वृद्धि का विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध के रूप में भू राजस्व न देने का निर्णय ले लिया कि जब तक इससे बढ़े हुए भू राजस्व को वापस नहीं लिया जाता हम जो है राजस्व अदा नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये करबंदी आंदोलन 1922 में ही आरंभ हो गया। और ये स्थिति ये थी कि ठिकाने द्वारा, जो ठिकाना तो जो नए नए राव राजा आए थे, उन राव राजा को पूरा जो रिलेशनशिप थी एक मासेज के और मतलब राजा और रैयत के बीच की, उनके बारे में कोई उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं थी। तो जो दमन हुआ उसका परिणाम ये निकला, अराजकता उत्पन्न हो गई और ये मान लिया गया अंग्रेज़ों की ओर से भी कि कल्याण सिंह जो हैं ये अनुभवहीन हैं और इन्होंने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। इधर जयपुर में स्थिति क्या चल रही है, जयपुर में भी माधो सिंह की मृत्यु हो चुकी और उनके बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए सवाई मान सिंह, वे सवाई मान सिंह जो हैं वो उनको वो अल्पवयस्क थे, तो उनको पूर्ण पावर नहीं थे, इसलिए इस समय अंग्रेज़ों के ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसके अध्यक्षता में ही शासन चल रहा था। तो उनका जो रुख था वो मैं अगले वीडियो में और बात करूंगा कि जो शेखावाटी के ठिकाने हैं उन पर कभी पूरी तरह से जयपुर का नियंत्रण नहीं हो सका। और शेखावाटी के जो शेखावत जागीरदार थे वो ये मानते थे कि उनको जागीरदार जयपुर राज्य ने नियुक्त नहीं किया है, बल्कि उनके पूर्वजों ने ये भूमि जीत करके अपने राज्य स्थापित किए हैं और एक बड़े भाई के रूप में हम जयपुर को मान्यता देते हैं और सम्मान में हम उनको कुछ नजराना भेंट करते हैं। तो यूँ करके अब जो है एक अवसर मिल रहा था जयपुर स्टेट को भी कि शेखावाटी पर अपना नियंत्रण कसे। तो इस समय जो ये जो राव कल्याण सिंह हैं इनसे सिचुएशन नहीं संभली, तो किसानों ने जनवरी 1923 में अपने डेलीगेशन जयपुर दरबार के समक्ष और ब्रिटिश रेजिडेंट के समक्ष भेजना शुरू कर दिए और उन्होंने अपनी शिकायतें की, जिसमें ये था उनका कहना कि एक तो कृषि भूमि को नापने का कोई स्टैंडर्ड मानक
कोई जरीब नहीं है। इसके अलावा भूमि के कोई दस्तावेज नहीं हैं जिसमें कि किसान के अधिकार को बताया जा सके। भू राजस्व की मांग में निरंतर वृद्धि होती रहती है, जिसका कोई कारण नहीं होता है। और इसके अलावा अनधिकृत जो लाग बाग पर रोक लगा दी है जयपुर स्टेट ने, उन लाग बागों को भी वसूल किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसान भुगतान नहीं करता है तो उन्हें काठ में डाल दिया जाता है और जोतों से बेदखल कर दिया जाता है, उनसे बिगाड़ ली जाती है। तो इतनी जो शिकायतें लेकर जब पहुँचे तो जब जयपुर दरबार को लगातार पहले वो देखते रहे कि किस तरह से इसका निपटारा करें, क्योंकि वो सीधा हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते थे। तो अंत में जैसे 1923 का पूरा वर्ष 1 साल तक लगातार डेलीगेशन जाते रहे और जब ये स्थिति हुई तो 1924 के प्रारंभ में ही जयपुर दरबार ने एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था I.R. ग्लैंसी, उस ग्लैंसी को सीख कर जाकर किसानों के आरोपों की शिकायत और जांच के लिए भेजा। इस ग्लैंसी साहब ने किसानों के पक्ष को सही माना और सही मान करके ठिकाने से बात की और उनसे कहा कि ये जो भू राजस्व की वृद्धि 1922 में की है, उस भू राजस्व की वृद्धि को वापस लिया जाए। तो इस ग्लैंसी की मध्यस्थता से किसानों और ठिकाने के बीच एक समझौता हो गया कि अब भविष्य में कोई बढ़ोतरी इस तरह से नहीं होगी और उसे वापस लिया जाता है। लेकिन इतना भी मान लिया गया कि किसानों द्वारा जो जयपुर जाकर के बार बार डेलीगेशन भेजे हैं, उन यात्राओं में जो खर्चा हुआ है वह भी ठिकाना उसकी भी पूर्ति कर देगा। तो इस तरह से समझौता तो सम्मानजनक था, किंतु ये जो जनवरी 1924 में ही जब ग्लैंसी ये समझौता करके वापस जयपुर लौटे तो उसी के बाद से फिर वो जो समझौते की तय हुआ था उसकी किसी शर्त को ठिकाने ने नहीं माना। और तो ऐसी स्थिति में जो है आंदोलन तो तेज होना ही था। तो जिनकी मैं बात कर रहा था, रामनारायण चौधरी, जो बिजोलिया की सफलता के बाद ही सीकर में सक्रिय हो रहे थे, इसकी जानकारी उस समय के दस्तावेजों से मिलती है, जिसमें स्पष्ट तौर पर ये रिपोर्ट मिलती है कि ये रामनारायण चौधरी यहाँ पर भी बिजोलिया जैसा एक सशक्त किसान आंदोलन शुरू करना चाह रहे हैं। तो तब इन्होंने, रामनारायण चौधरी ने, जिसके ये पेपर था तरुण राजस्थान जिसके संपादक थे, उसके माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को बड़े स्तर पर प्रचारित किया। यही नहीं, क्योंकि ये पत्रकार होने के नाते उत्तरी भारत के अनेक समाचार पत्रों के साथ, इवन बंगाल तक के समाचार पत्रों के साथ इनके संपर्क थे। तो उनमें भी इन्होंने, रामनारायण चौधरी ने सीकर के किसानों के पक्ष में लेख लिखवाए और स्वयं ने अपने प्रयासों से इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले डेली हेराल्ड में स्वयं लेख लिखे और वो इंग्लैंड में प्रकाशित हुए, जिससे किसानों के पक्ष में इंग्लैंड के भी पढ़े लिखे वर्ग में भी और वहाँ के जो जागरूक लोग हैं उनमें भी एक वातावरण सीकर के किसानों के पक्ष में बना। तो मई 1925 में ऐसी स्थिति में ये जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मिस्टर प्रतीक लॉरेंस करके मेंबर पार्लियामेंट थे, उन्होंने मई 1925 में ब्रिटिश संसद में सीकर के किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रश्न खड़ा किया। और ऐसी स्थिति में जो भारत सचिव जो इंग्लैंड में होता था, उसने भारत के राजनीतिक सचिव को जांच के आदेश दिए और सदन में ये आश्वासन दिया गया कि सीकर में भू राजस्व में गैर सैद्धांतिक वृद्धि नहीं होगी एवं नियमित भूमि की पैमाइश होती रहेगी, बंदोबस्त होता रहेगा। ये सभी आश्वासन इंग्लैंड की संसद में दिए गए। तो इस तरह से ब्रिटिश सरकार भी, लंदन स्थित ब्रिटिश सरकार भी बाध्य हो गई कि वो सीकर के किसानों के मामले में जांच करें। तो सरकार की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति हो गई कि राजस्व में वृद्धि भी न्यायिक नहीं थी एवं नियमित भूमि बंदोबस्त आवश्यक था। तो इससे सीकर के किसानों को एक न्यायिक मुद्दा मिल गया और उनका ये हुआ कि भाई पहले बंदोबस्त करवा लिया जाए, जिस बंदोबस्त के माध्यम से एक तो भू राजस्व की दरें स्थायी तौर पर निश्चित कर दी जाएं और जो भू राजस्व के निर्धारण का आधार हो वो ऐसा आधार हो जिसमें कि उत्पादन की क्वालिटी, कौन कौन सी फसलें किस में होती हैं, तो उसी सिंचित है असंचित है, इस आधार पर क्लासिफिकेशन, पूरा भूमि का वर्गीकरण हो और वर्गीकरण के आधार पर ही ये टैक्स लगे। तो ये एक मांग बहुत बलवती हो गई और कुल मिलाकर के 1922 से
और 1925 तक हम आ गए। उस 1925 में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से ये तय हो गया कि पहले बंदोबस्त होगा और तब तक जो पुरानी दरें थी वही चलेंगी, 1922 के पहले की दरें। तो ये है सीकर के किसानों की एक बहुत बड़ी विजय थी और इस वजह से प्रेरित होकर ये हम देखते हैं शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी किसान आंदोलन 1925 के बाद तीव्र गति से बढ़ता है। तो 1925 में जब संसद तक की कार्रवाई के बाद ये तय हुआ कि भई यहाँ पहले तो किसानों की जांचों की शिकायत की जाए, तो राव राजा ने एक आयोग गठित कर दिया और उस आयोग की अनुशंसा पर सीकर में भूमि बंदोबस्त का कार्य 1925 में आरंभ हो गया। ये भूमि बंदोबस्त का कार्य सीकर में 1925 से 1928 तक चला, 3 साल चला। इस दौरान किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि वो निरंतर अपना पक्ष रखते रहे, क्योंकि बंदोबस्त के जो अधिकारी थे वे अपने तरीके से ठिकाने और राज्य के हित में ही सर्वेक्षण कर रहे थे, जबकि किसान अपना अधिकार, अपना जो है वो रिकॉर्ड बनवाने के लिए और अपने पक्ष में माहौल प्रस्तुत करते रहे। लेकिन इस जांच आयोग से ये हुआ कि किसानों की जो मांगें थी उनकी जो वैधता है वो सर्वविदित हो गई, किंतु ठिकाने इतनी जल्दी से अपना अधिकार छोड़ने वाले नहीं थे। तो तमाम कवायद के बावजूद भी किसानों के पक्ष में वातावरण नहीं बना। इसलिए 1928 के बाद हम देखते हैं सीकर में अलग से आंदोलन शुरू होता है और 1925 के बारे में जो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा, जिसमें ऑल इंडिया जाट क्षत्रिय महासभा के सम्मेलन और उसका प्रभाव, उसके बाद किस तरह से शेखावाटी में किसान आंदोलन ने गति पकड़ी और उनके मुद्दे धीरे धीरे और क्लियर होते चले गए। तो आप ये मेरे वीडियो देखते रहें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वे सब्सक्राइब करें और शेखावाटी किसान आंदोलन का कवरेज एक वीडियो में तो संभव ही नहीं है। तो आज ये जो भाग फर्स्ट कैसे या प्रथम वीडियो है, इसमें मैं केवल एक भूमिका बता सका हूँ कि किस तरह से ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जेनेसिस ऑफ दिस मूवमेंट मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आगे इस पे 3-4 वीडियो और बनेंगे, तभी इस शेखावाटी के जैसे विस्तृत किसान आंदोलन का कवरेज संभव हो सकेगा। धन्यवाद, नमस्कार।